हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे वैक्सीन के बारे में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वैक्सीन्स की अभी काफ़ी चर्चा हो रही है, जिसके अंदर कोविड-19 की वैक्सीन की तो स्पेशल काफ़ी डिमांड है मार्केट के अंदर ऐसे। तो इस लेक्चर में स्टूडेंट्स ने कई हमें कमेंट करके बोला गया था कमेंट बॉक्स में कि सर वैक्सीन पे लेक्चर बनाइए और वैक्सीन का कॉन्सेप्ट है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन किस किस तरह से बना सकते हैं, उनके मेजर प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आप देखिए कि वैक्सीन जो है वो है क्या, वैक्सीन के टाइप्स कौन कौन से हैं और उनके बेसिक प्रिंसिपल्स कौन से हैं जिन पे हर वैक्सीन काम करती है। तो ये हमने इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वैक्सीन जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है। बायोलॉजिकल प्रिपरेशन का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो कोई भी पैथोजन रहता है आपका ऐसे, और ये पैथोजन है और इस पैथोजन के सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स रहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी एंटिटी जो लिविंग एंटिटी है वो सेल मेम्ब्रेन से कवर अप रहती है, और सेल मेम्ब्रेन जो है वही आपका या फिर सेल वॉल होगा बैक्टीरिया के केस में, तो या तो सेल मेम्ब्रेन है या सेल वॉल है, ये इसकी आउटर कवरिंग बनाती है इस पैथोजन की इस तरीके से। और इस आउटर कवरिंग के अंदर जो स्पाइक प्रोटीन्स लगे रहते हैं, स्पाइक प्रोटीन्स बेसिकली जो आपके वायरसेस वगैरह के अंदर आपने देखा होगा, कोविड-19 जो आप बनाते हो तो इस तरीके से ऐसे इस तरीके से करके बनाते हो, तो ये स्पाइक प्रोटीन्स हैं। स्पाइक प्रोटीन्स आपके चिपकने के काम में आते हैं, इनका फंक्शन होता है एडहेरेंस का। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वैक्सीन का और इन आउटर कोटिंग का इन सब का रोल क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आउटर कोट है किसी भी पैथोजन का, ये इस आउटर कोट के अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं आपकी, वो प्रेजेंट रहती हैं, और ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो रहती हैं ये फिक्स हैं जनरली। कुछ केसेस के अंदर जैसे कि कुछ वायरस हैं जो अपने आउटर कोट को बार बार हाईली म्यूटेट करके चेंज करते रहते हैं, जैसे कि HIV का वायरस है, तो उस केस के अंदर आप उसके अगेंस्ट में जनरली एक बेसिक मतलब जनरल और मोस्ट इफेक्टिव वैक्सीन उस केस में आप नहीं बना सकते। लेकिन जो वायरस ऑलरेडी फिक्स हैं तो उनके केस में आप बना सकते हो, जिनकी आउटर कोटिंग की ये स्ट्रक्चर जो है ये बिल्कुल फिक्स हो। उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट वैक्सीन बना सकते हैं। अगर ये बार बार चेंज होता रहेगा तो मान लो कि सबसे पहले यहाँ पे A लिखा हुआ है और आपने A के अगेंस्ट में वैक्सीन बना ली, तो ये एंटी-A वैक्सीन है जो इसके ऊपर काम कर जाएगी। बट थोड़े दिनों बाद में पता चला कि इस वायरस ने ये वायरस म्यूटेंट होके और इसने अपने सरफेस के ऊपर B प्रोटीन को एक्सप्रेस कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, ये A वाली प्रोटीन है इसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब है कि जो आपके केस के अंदर आपने जो किया है, जो एंटीबॉडीज आपकी A के अगेंस्ट वैक्सीन ने बनाई है आपकी बॉडी में, वो एंटीबॉडीज B के अगेंस्ट काम नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये है कि सरफेस प्रोटीन्स किसी भी पैथोजेंस की होती हैं, उन्हीं के बेस पे आप क्या करते हैं, वैक्सीन बनाई जाती है। तो वैक्सीन के केस में आपने देखा होगा, जैसे ये स्पाइक प्रोटीन से अगर मान लीजिए कि स्पाइक प्रोटीन जो है वो कॉमन है, सबसे पहले आपको इस पैथोजन को आइसोलेट करना पड़ेगा और इसकी सरफेस के ऊपर कौन कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है उनको स्ट्रक्चरली आपको डिफाइन करना पड़ेगा, स्ट्रक्चरली स्टडी करना पड़ेगा, और स्टडी करने के बाद में ही आप क्या कर पाएंगे, इसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाने का काम जो है वो स्टार्ट कर पाएंगे। यहाँ पे हमारा मेजर और हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो मेजरली सरफेस, जो पैथोजेंस की सरफेस प्रोटीन्स रहती हैं, इसके अगेंस्ट ही एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है और इन्हीं के बेस पे ही आइडेंटिफाई करता है। तो उस केस में और एक चीज आपको याद रखनी है कि वैक्सीन जो होती है हमेशा आपको एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, यानी कि ये आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और एक्टिवेट होने के बाद में आपको इम्यूनिटी एक्वायर्ड हो जाएगी। और एक्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर हमने दूसरे लेक्चर्स बनाए हैं जो कि आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। और यहाँ पे आप देखेंगे कि वैक्सीन का जो टिपिकली रहता है, इसमें वैक्सीन में होगा क्या, तो नॉर्मल कंडीशन में, जैसे नॉर्मल मेरे अंदर कोविड-19 का इन्फेक्शन करना अगर हुआ है, नेचुरली जो इन्फेक्शन हुआ है नॉर्मल, उस केस के अंदर भी क्या हुआ था, मेरी बॉडी का इम्यून सिस्टम इन सरफेस प्रोटीन्स के अगेंस्ट में, इन सरफेस प्रोटीन के अगेंस्ट में एक्टिवेट होके और एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर लिया था, और करने के बाद में इनको एलिमिनेट कर दिया था। कोविड-19 को आपकी बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करके, और इनको फिर डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है आपके इम्यून सिस्टम से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब जो सरफेस प्रोटीन्स थे, इन्हीं के बेस पे
और एंटीबॉडीज बनी हैं। तो ये सरफेस प्रोटीन जो होती है इन्हीं के बेस पे एंटीबॉडीज बनी है। तो वैक्सीन के अंदर हम क्या करेंगे, इन्हीं सरफेस प्रोटीन्स को, जो कि आपकी बॉडी के लिए नॉन पैथोजेनिक होगी, इन्हीं सरफेस प्रोटीन्स को हमने आइसोलेट कर लिया, और आइसोलेट करके हमने इसको आप क्या करेंगे, इंजेक्शन में भर के, और उसके बाद में आप जो है इसको एज ए वैक्सीन यूज कर सकते हैं। बट ये इतना इजी नहीं है, इसको आपको अलग तरीके से मॉडिफाई करने पड़ेंगे, अलग तरह के क्लिनिकल ट्रायल्स करने पड़ेंगे, फेज 1, फेज 2, फेज 3, और आपको देखना पड़ेगा कि ये जो आपने ये प्रोटीन यूज किया है एक एंटीजेनिक रिस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए, एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में बन जाए। तो वैक्सीन भी एंटीबॉडी बनाती है, और नेचुरल इन्फेक्शन जो आपकी बॉडी में रहता है वो भी क्या बनाता है, एंटीबॉडीज ही बनाता है। तो यहां पे आप देखेंगे कि वैक्सीन को हम क्या कर सकते हैं कि, और वैक्सीन बनाई कैसे कैसे जा सकती है, तो हम क्या कर सकते हैं, वीकेंड, यानी कि इसी कोविड-19 को आपने वीक कर दिया, तो वीक कर दिया मतलब ये डिजीज कोज नहीं कर सकता आपकी बॉडी के अंदर, तो उसको आप यूज कर सकते हो। वीक करके इसी कोविड-19 को आप वीक कर दीजिए, और इसके बाद में डिजीज कोज नहीं कर पाएगा, इसकी पैथोजेनेसिटी जो है वो नष्ट हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर आपका आता है किल्ड फॉर्म के अंदर, यानी कि इसी को ही आपने वीकन ना करके इसको ही डिस्ट्रॉय कर दिया, और उसके बाद में आपने इसको बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। उसके अलावा जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको आपने ले लिया, और जो मैंने बताया आपको कि सरफेस प्रोटीन्स जो रहते हैं, जैसे कि आपके स्पाइक प्रोटीन्स हैं कोविड-19 के अगेंस्ट में, इनके अगेंस्ट में आप जो है वैक्सीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब जो वैक्सीन रहती है वो ज्यादातर जो वैक्सीन रहती है एक ही प्रिंसिपल पे काम करती है, और वो प्रिंसिपल है टू स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स टू रिकॉग्नाइज द पैथोजन। इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगी, रिकॉग्नाइज टू द पैथोजन, यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स आपने क्या किया कि ये इंजेक्शन किसी पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, और ये जो है ये आपके क्या है, इस पैथोजन के सरफेस प्रोटीन का ही छोटा सा हिस्सा है, और जैसे ही ये आपने बॉडी में इंजेक्ट किया, ये एक एज ए फॉरेन एंटीजन और फॉरेन पार्टिकल ये बॉडी के अंदर बिहेव करेगा, और इम्यून सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर फर्दर एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर लेगा। तो सारी की सारी जितनी भी वैक्सीन हैं वो आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती हैं, और इम्यून रिस्पॉन्स देने के बाद में पैथोजन को रिकॉग्नाइज करके और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अब इस केस के अंदर आपको एक चीज याद रखनी है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स कौन कौन सी होती हैं आपके यहाँ पे, तो वो एक एक करके देख लेते हैं अपन ऐसे। जैसे वायरल वेक्टर है, वायरल वेक्टर वैक्सीन जो रहती हैं, आपने ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का नाम सुना होगा। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन क्या करती है कि ये जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है यहाँ पे ऐसे, ये जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, जो कोविशील्ड जिसको आप बोल रहे हैं अभी ऐसे, और जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है यूएस में, जो कि सिंगल शॉट वैक्सीन है, यानी कि आपको डबल शॉट नहीं लेने पड़ते इस वैक्सीन के, एक ही सिंगल शॉट में, जैसे कि जो भी कॉमन वैक्सीन हैं, कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, इसको आपको एक डोज पहले लेना होता है, एक डोज 1 मंथ के बाद में लेना होता है। लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है वो सिंगल शॉट वैक्सीन है, एक सिंगल शॉट के अंदर ही आपकी इम्यूनिटी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वायरल वेक्टर वैक्सीन का नाम से ही आपको पता चल रहा है, आप क्या करेंगे, वायरल वेक्टर यूज करेंगे इसके अंदर ऐसे, वायरल वेक्टर लाइक ह्यूमन और चिंपैंजी एडिनो वायरस। जो एडिनो वायरस को आप यूज कर रहे हैं, बट ये एडिनो वायरस जो है, मान लो ये एडिनो वायरस है, इसके अंदर आपने कोविड-19 का कोई जीन डाल दिया इस तरीके से, और ये कोविड-19 का इसके साथ में ये आपके कोई डिजीज करेगा, नॉन पैथोजेनिक है, आपकी बॉडी में ये कोई डिजीज कोज नहीं करेगा, तो नॉन पैथोजेनिक ये है, और ये कोई डिजीज कोज नहीं करेगा, और इसकी वजह से फिर इसको आप बॉडी में इंजेक्ट कर दीजिए किसी भी ह्यूमन की, और ह्यूमन की बॉडी में इंजेक्ट कर दीजिए, और इंजेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे कि ह्यूमन की बॉडी में इंजेक्ट करके, और आप देखेंगे कि ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो क्रिएट हो गया है। तो वायरल वेक्टर का मतलब है आपने अपना जो भी आपका जिस पैथोजन के अगेंस्ट आप एंटीबॉडीज बनाना चाह रहे हैं, जिस पैथोजन के अगेंस्ट आप वैक्सीन बनाना चाह रहे हैं, वो पैथोजन का छोटा सा पार्ट, उसकी सरफेस प्रोटीन का पार्ट जो है वो आपने इस वायरल वेक्टर के अंदर डाल दिया। और वो क्या डाला, आप डीएनए भी डाल सकते हैं, जैसे कि ये डीएनए है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इसको समझने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि जैसे मान लो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैं यहां पे समझा देता हूं। नॉर्मल केस के अंदर आपकी बॉडी में क्या रहता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए से फिर फर्दर प्रोटीन बनती है। डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। तो यहां पे आप देखेंगे कि
ये कोई भी प्रोटीन जो बन रही है उसके लिए उसका पर्टिकुलर डीएनए रिस्पॉन्सिबल है, और इस प्रोटीन के लिए उसी का पर्टिकुलर एमआरएनए भी रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि जो सरफेस प्रोटीन है, जैसे मान लो कि इनके अगेंस्ट अपन बात कर रहे थे, इन सरफेस प्रोटीन्स की, जो स्पाइक प्रोटीन्स जो रहती हैं, इन सरफेस प्रोटीन्स के अंदर ये जो सरफेस प्रोटीन बनी है, तो डेफिनेटली इन सरफेस प्रोटीन्स के लिए कोई एमआरएनए होगा, और या फिर इन सरफेस प्रोटीन के लिए डीएनए भी होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इस प्रोटीन को ही पकड़ें और प्रोटीन को ही बॉडी में इंजेक्ट कर दें, तो वो आपकी बन जाएगी प्रोटीन वैक्सीन। दूसरा है, अगर आप इस एमआरएनए को पकड़ें और इस एमआरएनए को आप इंजेक्ट कर दो, तो ये आरएनए वैक्सीन्स बन जाएंगी। और अगर आपने डीएनए को इंसर्ट करवा के किसी भी जैसे मैंने बताया था आपको एडनो वायरस के केस में, एडनो वायरस में आपने डीएनए जो है, और ये मान लो कोविड-19 का डीएनए इसके अंदर फिट कर दिया और बाद में पर्सन में इंजेक्ट कर दिया, तो ये वैक्सीन बन जाती है आपके डीएनए की वैक्सीन। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जो लास्ट आता है वो आता है किल्ड और एटीन्यूएटेड वैक्सीन। ये मोस्ट इजीएस्ट मेथड है। इसके अंदर आपको सिर्फ पैथोजन को आइसोलेट करना होता है और उसको किल्ड या फिर एटीन्यूएटेड, एटीन्यूएटेड का मतलब है इनएक्टिव कर दिया आपने, उसकी पैथोजेनिसिटी जो है आपकी इस पर्टिकुलर वायरस की पैथोजेनिसिटी जो रहती है, यानी कि डिजीज कोज करने की जो क्षमता है, एबिलिटी है, उसको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो डिस्ट्रॉय करने के बाद में आप देखेंगे कि ये पैथोजन जो है वो डिजीज कोज नहीं कर सकता, बट इसकी सरफेस प्रोटीन्स जो हैं वो आपका क्या कर सकती हैं, इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकती हैं। तो एक एक करके इनके बारे में अपन देख लेते हैं। तो एक शॉर्ट सा आपको ओवरव्यू यहाँ पे हो चुका है। जैसे कि वायरल वेक्टर नाम से पता चल रहा है, वायरस को एज ए वेक्टर यूज करोगे, और उस वेक्टर के अंदर क्या होगा, उस वेक्टर के अंदर आपका इसका डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, और प्रोटीन हो सकती हैं। अब देखिए, आप यहाँ पे मैं बताऊं आपको कि जो वायरल वेक्टर है वो, जैसे आपको नॉन पैथोजेनिक यूज करना है, जैसे कि आपका एडिनो वायरस है, इसके अंदर आपने क्या किया, मान लो कि ये एडिनो वायरस है, इसके अंदर आपने कोविड-19 का जीन डाल दिया और इस वायरस को फिर आपने किसी की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। तो ये एक तरह से क्या होगा, इसके ये भी वो प्रोटीन्स जो है अपनी सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस करेगा, या फिर जिस भी सेल को ये इन्फेक्ट करेगा वायरस, तो उसके ऊपर क्या होगा, उस सेल के ऊपर ये जो प्रोटीन्स हैं इस पर्टिकुलर डीएनए से जो रिजेंबल करती हैं, वो प्रोटीन यहाँ पे एक्सप्रेस होगी, बट ये सारी नॉन पैथोजेनिक होगी। तो उस केस के अंदर आपके जैसे एस्ट्राजिंका वैक्सीन है और जॉनसन है, तो ये एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है जिसके अंदर आपने जो डीएनए है, तो डीएनए प्लस वायरस, एक सिंपल वे में अपन बोल सकते हैं कि डीएनए प्लस वायरस, तो डीएनए प्लस वायरस है, तो ये वायरल वेक्टर बन गया, आपका वेक्टर वैक्सीन बन गई। अब आता है डीएनए। तो डीएनए के अंदर क्या रहता है, जेनेटिक वैक्सीन जो होती हैं वो पैथोजन जीन्स के साथ में, यानी कि मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो ये सरफेस प्रोटीन है जिसका नाम ए है, तो इस ए प्रोटीन का एक एमआरएनए ए भी होगा, और इस एमआरएनए का एक डीएनए के ऊपर जीन ए होगा। तो ये जो जीन ए है, इस जीन ए को क्या कर सकते हो आप, डीएनए या तो जीन ए को डाल सकते हो यहाँ पे, जीन ए, या फिर मैसेंजर आरएनए यानी कि एमआरएनए ए को यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। तो एमआरएनए ए, तो इसको आपने क्या किया है, इंजेक्टेड इनटू द होस्ट सेल्स। तो जो फाइजर की वैक्सीन है, और जैसे एमआरएनए वैक्सीन हैं, मॉडर्ना की एमआरएनए वैक्सीन जो यूएस में यूज होती हैं, और इन वायो का जो डीएनए वैक्सीन है वो आप यहाँ पे यूज करते हो। इसके अंदर यही है, जेनेटिक वैक्सीन जो हैं वो डिलीवर कर दी जाती हैं, जो कि डीएनए के आपके पैथोजेंस के जीन्स को कंटेन करती हैं। बट इनकी जो इफेक्टिविटी होती है, इनकी जो एफिकेसी होती है कि हाउ मच एक वैक्सीन इज इफेक्टिव, तो वो वैक्सीन जो रहती हैं, जो आपकी ये करती क्या है, जैसे एमआरएनए आपके पास रहेगा तो बार बार प्रोटीन बनती रहेगी और आपकी बॉडी को इसका जो रिस्पॉन्स है वो मिलता रहेगा। डीएनए के केस में भी ऐसा रहता है, ये डीएनए है, इससे एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से सेम स्पाइक प्रोटीन आपकी बॉडी में बनती रहेगी। तो उस केस में आपको क्या है, इमीडिएटली आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलते रहेंगे। उसके अलावा रहता है कि प्रोटीन की कौन कौन सी वैक्सीन है, आपने क्या किया, मैंने बताया था आपको कि डीएनए को आप इंजेक्ट कर दो पर्सन की बॉडी में तो आपका काम हो जाएगा, एमआरएनए को इंजेक्ट कर दो तो भी काम हो जाएगा, और प्रोटीन को इंजेक्ट कर दो तो भी काम हो जाएगा। तो ये जो प्रोटीन्स हैं, जैसे ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड है आपका, ये आरएनए है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोटीन है, तो इस प्रोटीन को ही आपने पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, तो उस केस के अंदर या तो आप उस होल प्रोटीन को कर सकते हो या इसके फ्रेगमेंट्स को कर सकते हो। होल प्रोटीन वैक्सीन भी आती हैं और फ्रेगमेंट वाली वैक्सीन भी आती हैं,
और दोनों की दोनों इफेक्टिव है, क्योंकि आपको एंटीबॉडीज बनाने के लिए एक छोटी सी स्ट्रक्चर चाहिए जो कि आपके लिए पैथोजेनिक ना हो। बस पर्सन के अंदर जाके, चाहे प्रोटीन हो, चाहे एमआरएनए हो, चाहे डीएनए हो, पर्सन को डिजीज नहीं होनी चाहिए, पर्सन के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट हो और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है। और एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन, अब यहाँ पे एग्जांपल आता है जैसे जो यूनिवर्सिटी वैक्सीन और ये इसका एग्जांपल है प्रोटीन वैक्सीन के, और किल्ड जो और एटीन्यूएटेड वैक्सीन मोस्ट पॉपुलर हैं, क्योंकि ये बनाना बहुत आसान है। मैंने आपको बताया था, सिर्फ और सिर्फ वायरस को या पैथोजन को आप आइसोलेट कीजिए, आइसोलेट करने के बाद में उसको किल्ड कर दीजिए या फिर एटीन्यूएटेड कर दीजिए। तो उस केस में क्या होगा, इनएक्टिव वायरस जो है वो आपको इसके अंदर रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे पोलियो की वैक्सीन हैं, और जैसे लाइव जो कोवैक्सीन जो आप यूज कर रहे हैं इंडिया में, भारत बायोटेक जो बनाता है कोवैक्सीन, वो आपकी वैक्सीन रहती है ये वाली जो किल्ड वैक्सीन हैं, एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती हैं। और ये प्रोग्रेस है, और उसके अंदर क्या रहता है, डिफिकल्टी इन प्रोडक्शन एटीन्यूएटिंग वीकन द वायरस, यानी कि वही कॉन्सेप्ट यूज किया है, वायरस को आपने वीक कर दिया और पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। तो ये सारा जो था वो आपका ये है। और स्टार्टिंग इसकी हुई थी एडवर्ड जेनर से, जब स्टार्टिंग के अंदर आपने देखा होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और उस केस में, तो वहां पे आप देखेंगे कि ये जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं, इन ट्रेडिशनल अप्रोचेस के अंदर आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किल्ड वैक्सीन का यूज कर रहे हैं। जो किल्ड वैक्सीन रहती हैं आपकी, ये इस वायरस का जो किल्ड पार्ट है उसको कंटेन करती हैं। तो ये ओल्ड अप्रोचेस है दोनों, कि वायरस को ये डायरेक्ट प्रोटीन को लीजिए, और प्रोटीन को लीजिए या जो आउटर पार्ट है, या पूरे के पूरे पैथोजन को ही ले लीजिए। तो ये दोनों पार्ट जो होते हैं ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं। और डीएनए, आरएनए और वायरल वेक्टर जो है आपके, ये अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं जिसके अंदर न्यूअर और नोवल वैक्सीन अप्रोचेस हैं उसके अंदर आती हैं। तो अब यहाँ पे एक एक करके इन सबके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले अपन करेंगे लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन का। लाइव का मतलब है लिविंग, यानी कि जिंदा। तो ये लाइव वैक्सीन होगा। लाइव का मतलब है लाइव पैथोजन को आपने क्या किया है, लाइव पैथोजन उसको बॉडी में इंसर्ट करा दिया, इंसर्ट इन द बॉडी। उसके बाद में क्या होगा, लाइव पैथोजन को आपने इंसर्ट करा दिया बॉडी में, और ये इम्यून रिस्पॉन्स है वो क्रिएट करेगा। बट लाइव वैक्सीन को आपने डायरेक्ट बॉडी में इंजेक्ट करा दिया, लाइव कोरोना वायरस को आपकी बॉडी में डाल दिया, तो आपके तो कोविड हो जाना चाहिए। तो उस केस में ये क्या करते हैं, इसको एटीन्यूएट कर देते हैं, यानी कि ये जो वैक्सीन है, ये जो वायरस है, ये आपको डिजीज कोज नहीं कर सकता, खाली आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकता है इसके सरफेस प्रोटीन्स के एज ए मीडियम से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन जो होती हैं, इसमें आपने क्या किया है, जैसे ये वायरस है पूरा आपका, तो ये ऐसा एज इट इज वायरस आप क्या करेंगे, एटीन्यूएट करके, यानी कि इसको थोड़ा सा आप इसको वीकेंड कर दिया आपने, है ना। तो एक तरह से ये आपने वीकेंड कर दिया इस वायरस को। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पूरा वायरस है, इसको आपने वीकन कर दिया, यानी कि ये इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकता है बट डिजीज कोज नहीं कर सकता। तो वेल एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी है, यानी कि इसके बारे में काफी वेल नॉलेज है लोगों को। स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स को कोज करता है। आपकी जो बी सेल और टी सेल जो कि आपके एंटीबॉडीज फॉर्मेशन में इन्वॉल्व रहती हैं, दोनों की दोनों ऐसे, और वो कैसे रहती हैं, जैसे कि टी हेल्पर सेल है, वो आपकी बी सेल्स को बोलेगी कि एंटीबॉडी बनाओ। फिर बी सेल जो होती हैं वो प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल्स में बदल जाती हैं। प्लाज्मा सेल इमीडिएटली एंटीबॉडीज बना देती हैं, मेमोरी सेल्स जो रहती हैं वो नेक्स्ट टाइम के लिए एट द टाइम ऑफ द सेकेंडरी रिस्पॉन्स काम में आपके आती हैं। तो ये इसके ऊपर हमने लेक्चर दिया है जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख के उस बटन पे क्लिक करके आप जो है इस चीज को देख सकते हैं। और ये बिल्कुल सिंपल होती है, यानी कि इसमें मैंने आपको बताया कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। आपने पैथोजन लिया, उसको आपने लाइव का लाइव पैथोजन है उसको वीकेंड कर दीजिए, यानी कि वो डिजीज कोज करने वाला जो पार्ट है उसको आप हटा दीजिए। अनसुटेबल फॉर द, अब इसके जो ड्रॉबैक्स है वो देखते हैं। अनसुटेबल फॉर द पीपल विद द कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम, यानी कि जो HIV के पेशेंट्स हैं जिनका इम्यून सिस्टम काम नहीं करता या फिर जिनको इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है, उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर आपकी बी सेल और टी सेल एक्टिवेट नहीं हो पाएंगी अच्छे से और एंटीबॉडी नहीं बन पाएगी। तो उस केस के अंदर लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन जो होती हैं आपकी वो इफेक्टिव उतनी नहीं होती।
उसके बाद में आता है दूसरा आपको कि मे ट्रिगर द डिजीज इन वेरी रेयर केसेस। कुछ कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि वैक्सीन लगाने के बाद में भी पर्सन जो है वो कोविड पॉजिटिव पाया गया है। तो वो किसी किसी केस में हो सकता है कि मान लो अच्छे से आपने एटीन्यूएशन का प्रोसेस फॉलो नहीं किया हो, तो उस केस के अंदर जल्दी जल्दी में बनाने के चक्कर में, तो उस केस में आपके कहीं क्वालिटी कंट्रोल में आपकी दिक्कत हुई हो, तो उस केस के अंदर ऐसा हो सकता है कि पर्सन को वेरी रेयर केसेस में डिजीज हो जाए, बट इसके चांस इतने नहीं है। रिलेटिवली टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हो, इस पूरे पैथोजन को लाइव आप उसमें डाल रहे हो, तो इसके अंदर आपको स्टोरेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आप देख रहे होंगे कि कोल्ड स्टोरेज जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है -20 पे। कुछ वैक्सीन को -20 पे रखा जाता है, कुछ को रेफ्रिजरेटर यानी कि 4 डिग्री पे भी आप रख सकते हो। तो ये डिपेंड करता है पूरा। तो ये आपके लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन यानी कि पूरा का पूरा को पैथोजन को पकड़ा और इसी को आपकी बॉडी में इंजेक्ट करवा दिया गया। बट इसको कैसे इंजेक्ट करवाया है? एटीन्यूएटेड करके। तो आपको डिजीज कोज नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, और इस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट है लाइव एटीन्यूएटेड का। अब हम बात करते हैं इनएक्टिवेटेड वायरस का। इनएक्टिवेटेड का मतलब रहता है आपका ऐसे कि ये वेल एस्टेब्लिश्ड टेक्नोलॉजी रहती है। इसमें देखो, इसको पूरे को इनएक्टिवेट कर दिया गया है वायरस को। यहाँ पे आप देखो तो ये देखो एक्टिवेट था पिंक पिंक, और उसके बाद में इसको इनएक्टिवेट कर दिया गया है पूरे को ऐसे। इसके केस में क्या करते हैं कि यहाँ पे आपके सुटेबल फॉर द पीपल विथ कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम। तो इनएक्टिवेटेड वायरस जो वैक्सीन्स रहती हैं वो आपके उनके लिए भी इफेक्टिव रहती हैं जिनके अंदर आपकी जैसे इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है। इसके अंदर कोई लाइव कंपोनेंट नहीं होता, तो लाइव कंपोनेंट नहीं होता तो डिजीज भी नहीं हो सकती। ये देखो, ये देखिए, डिजीज भी नहीं हो सकती इसमें। उसके बाद में है और रिलेटिवली सिंपल टू मैन्युफैक्चर्स और रिलेटिवली स्टेबल रहती है। बूस्टर शॉट में भी रिक्वायर्ड। बूस्टर शॉट क्या होता है? बूस्टर शॉट का मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा कि हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, जो कि जब बच्चा पैदा होता है उसके 5 साल तक आप वैक्सीन उसको लगाते जाते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जिनको एक 3 मंथ पे लगाया गया था, कुछ को जो है आपने 9 मंथ पे लगाया गया था। तो वहां पे आप देखेंगे कि जो 3 मंथ पे लगाया था वो सेम वैक्सीन आप 9 मंथ पे लगा रहे हो, तो एक तरह से वो बूस्टर डोज है। तो बूस्टर का मतलब है कि आपका इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो बाद में बूस्ट होता रहे। तो ये रिलेटिवली स्टेबल रहती हैं, सब कुछ इसके अंदर रहता है, क्योंकि अब किल्ड हो चुका है तो स्टेबल है। जब बिल्कुल ऐसे है तो उस केस के अंदर लाइव चीजों को आपको टेम्परेचर मेंटेन करने की जरूरत होती है, बट जो डेड हो चुकी हैं एक तरह से उनको आपको कोई टेम्परेचर मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। और जो कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम जो रहते हैं उनके अंदर आप इसको काम में ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये इनएक्टिवेटेड वायरस है। वायरस पूरी तरह से इनएक्टिव हो चुका है, ये आपके अंदर डिजीज या इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं कर सकता, और इसीलिए जो कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम के लोग हैं वो बीमार नहीं पड़ेंगे। पता चला कि आपने किसी कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम या कि जो HIV है उसको आपने इंजेक्ट करवा दिया और वो लाइव वैक्सीन आपने इंजेक्ट करवा दी लाइव एटीन्यूएटेड, तो उस केस में होगा क्या कि वो पर्सन है उसके डिजीज कोज हो जाएगी, और उस केस में फिर होगा क्या कि हो सकता है कि उसको वो एडवर्स इफेक्ट उसकी बॉडी में कोज हो, जो एंटीबॉडीज बननी चाहिए वो नहीं बनेंगी, और उसकी वजह से उसको फिर डिजीज हो जाए। तो इसलिए क्या है कि इनके अंदर ये होता है। अब आप आती है बाद में प्रोटीन फिर मैंने बताया, देखो लाइव एटीन्यूएटेड हो गई, आपकी डेड वैक्सीन यानी कि जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है वो भी हो गई। अब आती है आपकी प्रोटीन। तो प्रोटीन, mRNA और DNA वैक्सीन ये बची हैं अभी। तो प्रोटीन वैक्सीन के अंदर देखिए ये सारी सरफेस है इस वायरस की, और सरफेस के ऊपर जो पिंक पिंक आपको दिख रहे हैं ये सारे क्या हैं, इसके स्पाइक प्रोटीन्स हैं। तो मैंने बताया था कि सरफेस प्रोटीन के अगेंस्ट ही आप क्या बनाते हो, एंटीबॉडीज बनवाते हो। तो हमारी बॉडी सरफेस प्रोटीन के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बनाती है। तो जो सरफेस प्रोटीन है, जब सरफेस प्रोटीन से ही काम चल रहा है तो पूरा वायरस को दिया जाए। तो इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे ये है कि जब एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करवाना है तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, जो ये पिंक पिंक आपको दिख रहे हैं यही आप यूज करेंगे। और इसके एग्जांपल्स कौन से हैं, हेपेटाइटिस बी, जो सबयूनिट वैक्सीन्स आती हैं, प्रोटीन सबयूनिट वैक्सीन्स, न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है वो आती हैं। अब इसमें क्या है, ये भी वेल एस्टेब्लिश्ड टेक्नोलॉजी है क्योंकि प्रोटीन है, प्रोटीन के बारे में बेटर नॉलेज है, और न्यू टेक्नोलॉजी है क्योंकि हम प्रोटीन को यूज कर रहे हैं। उसके बाद में आप जैसे mRNA और DNA को यूज करेंगे, तो ये तीनों न्यू है। अब ये भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम है उसके लिए इनको कोई डर नहीं है इस चीज से, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ आउटर प्रोटीन यूज कर रहे हैं। और ये आउटर प्रोटीन आपकी, जैसे मान लो हम कौन सी लेंगे, जो कि नॉन पैथोजेनिक हो, जो पर्सन के अंदर डिजीज कोज ना करे।
तो इसमें कोई लाइव कंपोनेंट नहीं होता, तो इसलिए रिस्क नहीं होगा, इसका डिजीज ट्रिगर होने का कोई रिस्क इसके अंदर नहीं है। और ये रिलेटिवली स्टेबल रहती है, रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स टू द मैन्युफैक्चर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि ये प्रोटीन है। प्रोटीन होती क्या है जनरली ऐसे, ये अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है ऐसे, और ये अमीनो एसिड जो होते हैं आपके ये आपकी बॉडी में मिलते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, पूरी बॉडी जो है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स भी होते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी अमीनो एसिड्स वहां पे भी प्रेजेंट रहते हैं, एवरीवेयर इन अवर बॉडी अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो अमीनो एसिड्स की पूरी चेन है, यही चेन जो है आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि यहाँ पे ऐसी कौन सी इस पूरे वायरस में ऐसी कौन सी चेन, जो ये प्रोटीन जो है यहाँ पे, ये स्पाइक प्रोटीन्स जो आपने देखी है, ये स्पाइक प्रोटीन्स की सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए कि अमीनो एसिड 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3, फिर 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से इसके बेस पे फिर आप क्या करते हैं, प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन का फॉर्मेशन करते हैं। एडजुवेंट्स और बूस्टर शॉट जो है वो आपको रिक्वायर हो सकता है, क्योंकि उतना स्ट्रॉन्ग इम्यून एक बार के अंदर ही पूरा काम आपका नहीं हो पाता कई केसेस में, तो उस केस में आपको एडजुवेंट इसलिए चाहिए, मान लो कि स्पाइक प्रोटीन छोटी सी है, 7 अमीनो एसिड्स की है, तो उस केस में एक पर्टिकुलर 10,000 डाल्टन से अगर आप किसी भी एंटीजन का वेट कम है, तो उस केस के अंदर वो एंटीजन अच्छे से इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो क्रिएट नहीं कर पाता। तो इसलिए क्या करते हैं, वो 10,000 डाल्टन 10 kd का जो रिस्पॉन्स है, 10 kd का मोलिकुलर वेट जो है वो अटेन करने के लिए, मान लो आपकी 8 kd की आपकी वैक्सीन हो गई और साथ में आपने 2 kd का क्या कर दिया, एडजुवेंट्स यूज कर लिया। तो एडजुवेंट्स जो होते हैं वो आपके इसकी इम्यूनोजेनिसिटी जो है उसको इंक्रीज कर देते हैं। जो आपका पैथोजेनिक प्रोटीन है, उस प्रोटीन को आपने एडजुवेंट के साथ मिक्स किया और इसने क्या किया है, इम्यूनोजेनिसिटी इसकी क्या कर दी, इंक्रीज। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बूस्टर शॉट जो है इसके अंदर रिक्वायर हो सकता है। नेक्स्ट जो रहता है कि ये डिटरमाइन द बेस्ट एंटीजन कॉम्बिनेशन टेक्स द टाइम, यानी कि इसकी स्पाइक प्रोटीन्स के अंदर भी हजारों अमीनो एसिड्स की क्या होंगी, सीक्वेंसेस हो सकती है। तो उनमें से कौन सी सीक्वेंस ऐसी है जो कि बेस्ट एंटीजेनिक रिस्पांस देती हो, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको समय लग सकता है। और जो वैक्सीन 1 साल में या 2 साल में बननी चाहिए, वो हो सकता है कि 4-5 साल वो आपका ले, लेकिन जब बनेगी तो वो बहुत अच्छी वैक्सीन बनेगी। तो इसके केस में आपने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ स्पाइक प्रोटीन्स यूज की है। तो ये दीज आर द प्रोटीन वैक्सीन। अब बाद में आती हैं कि न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। न्यूक्लिक एसिड का मतलब है कि आपने या तो डीएनए वैक्सीन ले रहे हो या आरएनए वैक्सीन ले रहे हो। तो जो HIV, जीका वायरस, कोविड-19, इसकी डीएनए वैक्सीन भी आ गई हैं ऐसे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सारी है। और इसमें क्या रहता है, इम्यून रिस्पॉन्स इन्वॉल्व द बी सेल एंड टी सेल्स, यानी कि ये जो डीएनए रहता है, डीएनए से मैंने बताया था, फिर से आपको रिपीट कर देता हूं कि डीएनए, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि डीएनए से एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से फिर फ्यूचर में जाके प्रोटीन बनेगी। और ये प्रोटीन कौन सी होगी, इसके अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बनवाएंगे बाद में। आपकी बॉडी इसी के अगेंस्ट क्या करेगी, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है बी सेल और टी सेल का, वो इस केस के अंदर क्रिएट होता है। और नो लाइव कंपोनेंट्स, इसके अंदर कोई लाइव कंपोनेंट नहीं है, डीएनए है और आरएनए है। तो नो रिस्क ऑफ द वैक्सीन ट्रिगरिंग डिजीज, रिलेटिवली इजी टू मैन्युफैक्चर होती है। सम आरएनए वैक्सीन रिक्वायर द अल्ट्रा कोल्ड स्टोरेज, बिकॉज आरएनए जो रहता है आपका वो इनिशियली लेस स्टेबल रहता है, इजीली डिग्रेड हो सकता है। आरएनए प्रेजेंट रहता है हमारे हैंड्स वगैरह में, इनमें से, तो इसको भी बिना ग्लोव्स पहने टच नहीं करते और डिग्रेड हो सकता है आरएनए आपका। तो आरएनए वैक्सीन जो है वो अल्ट्रा कोल्ड स्टोरेज, जैसे डीएनए रखना हो तो डीएनए आप फ्रिज के -20 में भी रख सकते हैं, फ्रिज के अंदर जहां पे बर्फ जमाते हैं वहां पे भी रख सकते हैं। लेकिन जो आरएनए है आपको ये -20 में इमीडिएटली आपको रखना है। और लॉन्ग टाइम स्टोरेज अगर इसका करना है तो आपको -80 के अंदर एटलीस्ट इसको रखना पड़ेगा, -80 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन हैं, ये सारी की सारी यहाँ पे आपको बताई है। अब इसके अंदर आपने डीएनए और आरएनए यूज किया है। अब हम बात करते हैं एमआरएनए वैक्सीन की। एमआरएनए वैक्सीन काम कैसे करती है, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो वायरस है, इसकी जो स्पाइक प्रोटीन थी, इसी स्पाइक प्रोटीन को हमने क्या किया था, इसका एमआरएनए उस पर्सन में इंजेक्ट कर दिया था। तो ये स्पाइक प्रोटीन है और इस स्पाइक प्रोटीन का जो एमआरएनए है, ये रहा देखो, इस स्पाइक प्रोटीन का एमआरएनए, जो इसको कोड करने वाला जो एमआरएनए, क्योंकि ये तो प्रोटीन है और प्रोटीन किससे बनी होगी, एमआरएनए से, और एमआरएनए किससे बना होगा, डीएनए से। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, डायरेक्ट एमआरएनए लिया है, क्योंकि एमआरएनए वैक्सीन है। इस एमआरएनए से ये प्रोटीन बनेगी और ये प्रोटीन कौन सी है, स्पाइक प्रोटीन, यानी कि ये वाली प्रोटीन। तो ये प्रोटीन जो है यहां से इससे बनेगी। तो यहाँ पे एमआरएनए कोड्स फॉर द स्पाइक प्रोटीन ऑफ द वायरस। अब
इसको चारों तरफ से इस एमआरएनए को कवर किससे कर दिया जाता है, क्योंकि एमआरएनए का डायरेक्टली इंजेक्ट तो कैसे करेंगे, तो उस केस में इसको लिपिड नैनो पार्टिकल के अंदर इसको क्या कर दिया जाता है, चारों तरफ से कवर। अपनी जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, तो उस केस के अंदर ये इसके अंदर इंजेक्ट हो जाती है। ये ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल के साथ में ये आपका पूरा जो लाइपोसोम है एक तरह से वो आपका आ गया और इसके अंदर ये इंजेक्ट हो गया। इंजेक्ट होने के बाद में ट्रांसलेट होगा, क्योंकि मैंने बताया था एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है इस प्रोसेस को अपन ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ये जो ट्रांसलेशन होने के बाद में यही सेम स्पाइक प्रोटीन इसने बहुत सारी बना दी और बहुत सारी जो स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं ये इस सेल की सरफेस पे आके ऐसे ऐसे अपीयर हो जाएंगी यहाँ पे, और ये जो सेल्स हैं इसके अगेंस्ट बाद में इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होगा। यहाँ पे लिम्फोसाइट का रिक्रूटमेंट वगैरह वो सारा स्टार्ट हो जाएगा और उस तरीके से फिर क्या होगा, आप देखेंगे कि एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है और मेमोरी सेल्स भी यहाँ पे बन गई हैं। तो नेक्स्ट टाइम भी एक्सपोजर आपके नहीं होगा। उसके बाद आपकी आती है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, वायरल वेक्टर वैक्सीन्स क्या होंगी। तो नाम से ही पता चल रहा है आपको, वायरल वेक्टर यानी कि वायरस को एज ए वेक्टर आप यूज करेंगे। जैसे एडिनो वायरस मैंने बताया था कि आपको नॉन पैथोजेनिक होता है, आपके लिए हार्मफुल नहीं है। तो एडिनो वायरस के अंदर कोरोना वायरस के कुछ जीन आप उसके अंदर डाल देंगे और वो जीन्स जो होते हैं वो पर्सन के अंदर इंजेक्ट किए जाएंगे। जैसे कि मान लो ये आपका हार्मलेस वायरस है, ये आपका हार्मलेस वायरस है, इसके अंदर आपने यहाँ पे ये जो डीएनए है वो डाल दिया कोरोना वायरस का। अब इस वायरस के अंदर आपने इंजेक्ट करा दिया पर्सन में इंजेक्ट कराने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो एंटर हो जाती है, तो जब ये पूरा का पूरा आपकी बॉडी में एंटर हो जाता है तो जिस सेल में इन्फेक्ट करेगा उस सेल में स्पाइक प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होने लग जाएगा और फिर बाद में टी सेल और बी सेल यहाँ पे आ जाएंगी और एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो वैक्सीन्स का था। इसके अंदर हमने देखा, दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं कि वायरल वेक्टर वैक्सीन सबसे पहले हमने पढ़ी थी। तो वापस से आपको स्लाइड नंबर 1 पे ले चलते हैं ताकि आपको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज हो। और यहाँ पे आप देखिए स्लाइड नंबर 3। तो सबसे पहले वायरल वेक्टर वैक्सीन है जो हमने अभी पढ़ी है। इसको जो वायरल वेक्टर यानी कि वायरस के अंदर आपने क्या किया है, जैसे लेस हार्मफुल जो वायरस है आपका, जैसे कि आप देखेंगे कि एडिनो वायरस है, इस एडिनो वायरस के अंदर आपने SARS-CoV-2 यानी कि कोविड-19 का आपने डीएनए इंजेक्ट कर दिया और उसको फिर आप यूज कर रहे हैं। फिर आपके आती है दूसरे नंबर पे जो आती है वो आती है आपकी डीएनए वैक्सीन्स। तो डीएनए वैक्सीन्स उसके बाद में आती हैं जिनके अंदर आपने डीएनए को इंजेक्ट किया है। आरएनए की वैक्सीन में आरएनए इंजेक्ट करते हैं, तो डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, और प्रोटीन कौन सी होती है, जो आपके एंटीजेनिक रिस्पॉन्स आपको क्रिएट करवाना है। तो ये सारी रहती है। इसमें सिंपलेस्ट वैक्सीन जो रहती है, मोस्ट सिंपलेस्ट, वो रहती है किल्ड और एटीन्यूएटेड वैक्सीन। किल्ड में तो कुछ आपको डर ही नहीं है कि भी मेरे डिजीज हो जाएगी या नहीं होगी। एटीन्यूएटेड के केस में हल्का सा हो सकता है कि आपकी कुछ पेशेंट्स के अंदर ये डिजीज कोज कर दे। तो ये था आज का लेक्चर वैक्सीन के ऊपर। ऐसे आशा है कि आपको अच्छा लगेगा, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और उसके बाद में जितना हो सके उतना, और आप अपने कमेंट्स जो हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर आप किस टॉपिक पे पढ़ना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन अभी दबा दीजिए। थैंक यू।